हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एथिकल हैकिंग के बारे में। और ये पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा एथिकल हैकिंग का पूरा टोटल सीरीज रहेगा। जो कि अगर आप ये वीडियो को मतलब पूरा ये कोर्स को पूरा का पूरा लास्ट तक देखोगे, या मैं जितने भी वीडियो आज से अपलोड करूंगा पूरा उसको फॉलो करोगे, तो आपको एथिकल हैकिंग के बारे में पूरा एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी हैकिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, और कैसे शुरुआत कर सकते हो और कहाँ से शुरुआत कर सकते हो, और क्या क्या टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा फीचर्स जो है आप इसमें देख कर जान सकते हो। तो मेरा नाम है रश्मि रंजन, और मैं करीब 6 साल से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा हूं। और जो भी एथिकल हैकिंग के रिलेटेड ये कोर्स रहेगा, ये पूरा टोटल यूट्यूब में फ्री में रहेगा। और इसका जो प्रैक्टिकल्स वीडियोज है, कुछ वीडियो तो यूट्यूब में अपलोड रहेगा और कुछ वीडियो यूट्यूब में अपलोड नहीं रहेगा। क्योंकि जो YouTube का गाइडलाइन से है, तो उसमें हम सारे वीडियो को इसमें अपलोड नहीं कर सकते। बट हाँ, जो भी वीडियो रहेगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको वन ड्राइव या कहीं पे भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसका जो प्रैक्टिकल वीडियो जो है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का रहता है, उसको आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो, या फ्री में इजीली आप वॉच कर सकते हो। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, ये रहेगा हमारा पहला वीडियो। जो इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग के आपका जो फंडामेंटल है कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर किया जाएगा इसमें। तो आपका जो भी जो ओवरव्यू, अगर मैं एथिकल हैकिंग का एक ओवरव्यू बताऊं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एथिकल हैकिंग कहाँ को किसको बोलते हैं और क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूंगा तो एथिकल हैकिंग का मतलब ये होता है कि इलीगल हैकिंग नहीं होता है। एथिकल का हैकिंग का मतलब इलीगल हैकिंग नहीं है। इसमें हैकर जो है, हैकर जो है हैकर की तरह ही सोचकर, मतलब जो भी एथिकल हैकर होते हैं वो हैकर की तरह ही सोचते हैं, बट सिस्टम का जो वीकनेस है उसको ढूंढते हैं। और उसको ढूंढने के बाद उसको किस तरह का सॉल्व करते हैं, किस तरह का वो उस वीकनेस को किस तरह का हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताते हैं। पर जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो प्रॉपरली पूरा परमिशन के साथ किसी का भी सिस्टम को हैकिंग करने से पहले या कोई भी टेस्टिंग करने से पहले प्रॉपर परमिशन के साथ ही उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं। ये मान लो कि मेन पर्पज रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाना एथिकल हैकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और ये कोई भी डिस्क्लोज फॉलो नहीं करते हैं। और कंपनी को बेहतर बनाने की वीकनेस है, मतलब वीकनेस से बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको कोशिश करते हैं। तो उनका जो गोल रहता है कि प्रोटेक्शन सिस्टम और नेटवर्क डाटा को प्रोटेक्शन देना मैलिशियस हैकर से। और थिंक हैकर की तरह तो सोचते हैं, बट ये हैकर नहीं होते, ये एक्ट लाइक ए डिफेंडर। ठीक है, डिफेंड करने के लिए यही जाने जाते हैं। और हर छोटी बड़ी से लेके हर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट तक, सारे लोग एथिकल हैकर हायर करते हैं और उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करके रखते हैं कि उनको उनका उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है या साइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अभी अगर हम देखेंगे कि कितने प्रकार का हैकर्स होते हैं, तो हैकर तो वो बहुत प्रकार के होते हैं, बट हमें जो मोस्टली जो हमारा है, हैकर 3 प्रकार के होते हैं। बट इसमें भी बहुत सारे पार्टीशन हो जाता है, और हैकर्स भी इससे भी डिवाइड होते हैं। तो जैसे कि व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो एथिकल हैकर बोले जाते हैं उनको। और ये प्रोफेशनली होते हैं, और जो इलीगल और ऑथराइज वर्क करते हैं उनको व्हाइट हैट हैकर ही बोलते हैं। मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हैकिंग करने से पहले उससे प्रॉपर परमिशन लेते हैं, और उनका जो भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है वो किसी दूसरे को नहीं बताते, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बता देते हैं कि तुम्हारा सिस्टम में इस तरह का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, तो तुम इसको सही करवाओ। ठीक है। और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, मैलिशियस हैकर होते हैं, ना कि कोई परमिशन लेते हैं, ना कि किसी भी प्रकार ये होते हैं। और ये प्रोफेशनल होते हैं, बट सारे के सारे जो इलीगल काम होता है, इलीगल अथराइज वर्क करते हैं, वो सारे ब्लैक हैट हैकर में आते हैं। मान लो कि
मुझे अभी पर्टिकुलर ABC करके की कंपनी है, उसका साइट को अगर मुझे उसका मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, मान के चलो कोई वेबसाइट है, उसमें अगर मैं मुझे किसी प्रकार का टेस्टिंग कराना है, सिक्योरिटी टेस्टिंग कराना है, तो मैं अगर उससे परमिशन लेके टेस्टिंग करवाता हूँ तो एथिकल हैकिंग में आता है। अगर मैं उससे कोई परमिशन ही नहीं लिया, अपने मर्जी से ही उस साइट को जाके टेस्ट किया, तो ब्लैक हैट हैकर में आते हैं। ठीक है, ये होता है एथिकल और ब्लैक हैट हैकर में, दोनों में फर्क रहता है। और जो होता है ग्रे हैट हैकर जो होते हैं, जो भी ग्रे हैट हैकर होते हैं, वो ना मिक्स रहते हैं, मतलब एथिकल हैकर भी रहते हैं और ब्लैक हैट हैकर भी रहते हैं। मतलब जो मोस्टली जो व्हाइट हैट हैकर रहते हैं वही लोग ही ग्रे हैट हैकर में शामिल होते हैं। कभी 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 जो गवर्नमेंट एंटिटी हुआ या कोई प्राइवेट कंपनी हुआ, वो क्या होता है ना, कभी कभी ग्रे हैट हैकर का भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, और ये ग्रे हैट हैकर हेल्प करते हैं, और बहुत मतलब बहुत कम परमिशन लेते हैं, और उनको कुछ भी टेस्टिंग कर लेते हैं वो, मतलब किसी भी प्रकार का परमिशन कभी कभार लेते हैं, कभी कभार नहीं लेते हैं ऐसे, और वो मजे के लिए ही मोस्टली काम करते हैं, अपने खुशी के लिए काम करते हैं। और किसी को भी हैक करते हैं तो उसमें अपना पहचान को उजागर करके आ जाते हैं, मतलब खुल्लम खुला वहां पे शो करवा के आ जाते हैं, हाँ कि हमने किया है करके। ठीक है, कि पब्लिसिटी स्टंट की तरह वो यूज करते हैं, जो भी वो सारे ग्रे हैट हैकर में आते हैं। तो ये गया आपका व्हाइट हैट हैकर, ये ब्लैक हैट हैकर, और ये ग्रे हैट हैकर। ठीक है, तो अभी हम आएंगे कि जो हैकर होते हैं उनका बहुत सारे फेजेस रहता है, जे कि मतलब कोई भी हैकिंग करते हो आप, कोई भी हैकिंग करते हो तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे फेजेस रहता है, कि हैकिंग का बहुत सारे फेज रहता है कि आप किस तरह का ये कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है रिकॉन्सिलेशन, रिकॉनाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है ना, मान लो कि इसमें क्या होता है ना, पहले कोई भी आप एथिकल हैकर हो या ब्लैक हैट हैकर हो या ग्रे हैट हैकर हो, कोई भी हैकर हो, वो पहले क्या करता है ना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। रिकॉग्निशन मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। मान लो कि पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को आप टारगेट करोगे, तो उसको आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, डोमेन चाहिए, कौन सा डोमेन को टारगेट करना है, उस डोमेन में कौन सा मेल आईडी रजिस्टर है, कब रजिस्टर हुआ था, या कब उसका एक्सपायर डेट है, उसका आईपी क्या है, उसका सर्वर लोकेशन क्या है, वो सारे क्या है ना, जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो ना, वहां से कलेक्ट करते हो। उसके बाद स्कैनिंग से वल्नरेबिलिटी आइडेंटिटी जाती है, और अटैकर एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो भी क्या बोलते हैं, तो एथिकल हैकर होते हैं, एथिकल हैकर ये सब लोग सब जो है लैब में समझते हैं करने के लिए करते हैं, मतलब सब लैब में समझने के लिए करते हैं, मेंटेनिंग एक्सेस करते हैं। और जितने भी एनसी और मेंटेनेंस, ये जो यहाँ पे देखो गेमिंग एक्सेस हुआ, मेंटेनिंग एक्सेस हुआ, ये सारे क्या है ना, अलग अलग तरह का ये है, मतलब एथिकल हैकिंग का एक चरण है, मतलब एक जैसे कि आपको अगर कॉलेज में या कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लेते हो, आपको पहले से तो स्टार्टिंग में से जैसे 10th क्लास रहता है, उसके बाद इंटर रहता है, उसके बाद वो सीरियल वाइज एक रहता है कि ये रहता है आपका, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। तो आपको कोई भी एथिकल हैकिंग करना होता है तो आपको पहले ये जो है प्रोसीजर फॉलो फॉलो करना पड़ता है, कि आप तो पहले सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, जितना भी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद क्या करोगे ना, स्कैन उस इंफॉर्मेशन के बेस में स्कैनिंग करोगे और एमुलेशन करोगे, कि ये आपका जो भी आपको डिटेल्स मिला है उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप सारे वल्नरेबिलिटी स्कैन करोगे, फिर जाके एक्सप्लोर करोगे, जो गेनिंग एक्सेस है उसको एक्सप्लोर करोगे वीकली सिस्टम की लैब में। आप क्या करोगे ना, पर्टिकुलर एक लोकली लैब बनाओगे, उस लैब में फिर आप क्या करोगे ना, एक्सप्लोर करोगे, और उसके बाद मेंटेनेंस एक्सेस करोगे, फिर कवर द टास्क करोगे। तो ये रहा जो है ये फेज है, एथिकल हैकिंग का फेज है। उसके बाद आता है कि स्किल रिक्वायर्ड। अगर आपको पर्टिकुलर एथिकल हैकर बनना है तो आपको क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होगा। देखो, जो एक एथिकल हैकर बनने के लिए सिर्फ टूल्स यूज करना काफी नहीं है,
उसके लिए एक फंडामेंटल नॉलेज प्लस आपको राइट माइंडसेट दोनों चाहिए। जैसे कि हम पहले देखेंगे कि नेटवर्क फंडामेंटल में क्या आता है ना, देखिए ये एथिकल हैकिंग का एक बैकबोन है। जो नेटवर्क फंडामेंटल है, कोई भी एथिकल हैकर का एक बैकबोन होता है ये। मतलब उसका जितना नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर है, वो उतना ये एडवांस लेवल तक हैकिंग को ये समझ पाएगा। आपको समझना होगा कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब ट्रैवल करता है तो उसके लिए आपको क्या क्या नीड होता है, जैसे कि उसका आईपी एड्रेस, पोर्ट, डीएनएस और एचटीटीपी या एचटीटीपीएस जो भी टेक्सास है, एसएमटीपी जैसे प्रोटोकॉल के जरिए को जो भी जितने भी प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को वो पार करने के बाद जाके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बिल्ड करता है, वो उसके बाद जाके डेटा ट्रांसफर करता है। तो आगे हम इस पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को जानेंगे, बट ये अभी सिर्फ आपको एक इंटर दे रहा हूँ कि ये क्या होता है। अभी अगर आपको ये बताऊँ कि आईपी क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या है, पोर्टल क्या है, पोर्ट क्या है, टीसीपी क्या है, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। ये जितना भी चीज है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मैं अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या है ना, तो आप जल्दी क्या होगा ना, डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ वल्नरेबिलिटी हो सकता है। अगर आपको आईपी प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप क्या है ना, जल्दी से जल्दी उसको डिटेक्ट कर सकते हो कि पर्टिकुलर कहाँ से किस तरह का वल्नरेबिलिटी आपको मिला है या कैसे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज। हाँ, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। एक एथिकल हैकर को विंडोज, लिनक्स और जो भी मैक ओएस हुआ और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में नॉलेज चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और विंडोज सिक्योरिटी फीचर्स और जो भी परमिशन होता है, इवेंट लॉग समझना जरूरी है। और लिनक्स में कमांड रहता है कि कमांड क्या है, एल एस सी डी सी एम डी जो भी जितने प्रकार का कमांड होता है उसके बारे में आपको जानना होता है कि ये कमांड क्या है और कैसे काम करता है और क्यों यूज किया जाता है। आपको ये सभी को जानना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक एथिकल हैकर को कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरी तरह से सीखो, पूरी तरह के सीखने का जरूरत नहीं है, बट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या बहुत मतलब जो भी वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, मतलब ये सारे नॉर्मल चीज जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी अगर भी पता चलेगा ये जो पावर सेल है ये स्क्रिप्ट के लिए बहुत सारे यूज होता है, बेस, पाइथन। ये क्या है ना, आपको जो एथिकल हैकिंग में बहुत सारे स्क्रिप्ट भी राइट करना पड़ जाए कि आपको उस स्क्रिप्ट के द्वारा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लो कि कोई वायरस बनाना है या किसी मालवेयर बनाना है तो आपको उसमें स्क्रिप्ट राइट करना पड़ता है, मतलब कोड लिखना पड़ता है, तब जाके वो क्या करता है ना, वो स्क्रिप्ट जब रन होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, मतलब एडवांस लेवल पे नहीं है तो फिर भी अच्छा खासा आपको आना ही चाहिए। जैसे कि आप कोई भी वायरस या कुछ भी बना के उसको एक्सप्लोर कर सको, कोई भी एक्सप्लोर कोड लिखना है तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि इसमें एथिकल हैकिंग में बेसिकली बेस और पाइथन लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो आपको बेस या पाइथन लैंग्वेज या पावर सेल तीनों में से कोई एक को यूज करना पड़ेगा ऑटोमेशन के लिए। ठीक है। आपका जो भी ऑटोमेशन है। अगर हम सिक्योरिटी टूल्स के बारे में बात करें, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी टूल्स है, बात के बात करें, एनमैप हो गया, ओएसआक हो गया, बफसूट हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, ओप्स जापा हो गया, ये सारे क्या है ना सिक्योरिटी टूल्स है। इस सिक्योरिटी टूल्स को यूज करके आप साइबर सिक्योरिटी में जो भी हैकिंग रिलेटेड प्रीफॉर्म है इसमें कर सकते हो। जैसे कि एनमैप हो गया, ये नेटवर्क स्कैनिंग और पोर्ट डिस्कवर के लिए एनमैप को यूज किया जाता है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, मान लो कि कोई भी है www.cyberursa.in करके मेरा जो हमारा जो साइट है उसको भी हो, तो
अगर आपको पर्टिकुलर उस साइट का कोई भी रिकॉन्सिले जो भी हम रिकॉग्नाइजेशन अभी पढ़े थे उसको करना है, तो आपको nmap टूल्स जो है इसको यूज करना आना चाहिए। तब जाके उस पर्टिकुलर साइट का क्या आईपी एड्रेस है, उसका नेटवर्क को आप स्कैन कर सकते हो, उसका पोर्ट को डिस्कवर कर सकते हो कि कितना, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज है, और कितना पोर्ट है उसमें है टोटल, और क्या क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, वो सारे आप क्या कर एनमैप के जरिए ये कर सकते हो। तो आपको एनमैप टूल्स यूज करना पता होना चाहिए। आगे हम एक एक करके एनमैप को भी सीखेंगे कि पूरा का पूरा कैसे वो काम करता है, क्या क्या कमांड रहता है, किस तरह का फाइंड कर सकते हैं, एनमैप को भी हम जानेंगे। ओएस में क्या होता है ना, पॉकेट एनालाइज कर सकते हैं हम। क्या करते हैं ना, जो भी हमारा नेटवर्क है उसको हम उसका ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब मान लो अभी मैं कोई भी साइट विजिट करता हूँ, तो वो जो मैंने साइट विजिट किया, रिक्वेस्ट गया, उसका जो मॉनिटरिंग है, ट्रैफिक को, पैकेट को एनालाइज कर सकते हैं। और ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जो ओएस को यूज करते हैं। बॉब स्वीटी और उपजैप जो है ये वेब ऐप टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जहाँ की हम इसमें ऑटोमेटिक बहुत सारे वल्नरेबिलिटी जो है ये टूल्स के माध्यम से हमको पता चल जाता है। और आगे भी हम इसको, ये टूल्स को किस तरह का यूज कर सकते हैं वो जानेंगे। उसके बाद आता है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट क्या है ना, एक्सप्लोरिंग टूल्स फ्रेमवर्क एक है। जैसे कि कोई वायरस बनाना है या किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन बनाना है, मान लो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है बट वो वायरस वाला, तो आपको मेटास्प्लॉइड में उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जीक्यूट में ये होगा। ये कि मेटास्प्लॉइड एक क्या है ना, एक फ्रेमवर्क है जो कंट्रोल लैब्स यूज करने के लिए देता है। लेकिन इससे अलावा भी और बहुत सारे पावरफुल टूल्स रहता है जो कि आप उसको भी यूज कर सकते हो। और आपका अभी हम क्या है ना, स्किल रिक्वायरमेंट जाने। अब और एक है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एथिकल हैकिंग में एक पजल की तरह है, और आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है, और सिस्टम कहाँ वीक हो सकता है, और हर अटैक सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें प्रेसिडेंसी रखना पड़ेगा कि के साथ नया अप्रोच और ट्राई करना पड़ेगा आपको कि और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करके आपको अटैक करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी होता है। और एथिकल हैकिंग का बात आए, अगर अगर कोई लॉ की बात ना आए, तो ये बहुत ये चीज है। और हमारा इसमें जो है साइबर लॉ, जो भी एथिकल, जैसे कि हर हर चीज का एक लॉ रहता है, अलग लॉ रहता है। जैसे कि आप कोई भी किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, किसी को मारते हो या किसी प्रकार रूल्स तोड़ते हो, तो उसके लिए लॉ अलग है। और जो साइबर सिक्योरिटी में जो लॉ यूज होता है ये अलग है। ठीक है। तो जो भी हमारा जो टेक्निकली जो लॉ रहता है, टेक्निकल स्किल के साथ जो लॉ, एथिकल लॉ रहता है, जैसे कि हमारा इंडिया इंडिया में जो आईटी लॉ 2000 आईटी लॉ 2000 हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे रूल को फॉलो करते हैं। आईटी लॉ, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 ये इंडिया में होता है, जो कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ के कहते हैं। और इसमें क्या ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज प्रोसेस फॉलो होता है, फॉलो करना है, और एथिकल हैकिंग की जिम्मेदारी होती है। एथिकल हैकिंग का जिम्मेदारी होता है। तो ये था हमारा स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ एथिकल हैकर का, क्या क्या स्किल का जरूरत पड़ेगा। और हम जो इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे, हम क्या आएंगे ना, कैरियर। क्या इसमें जो, अगर हम एथिकल हैकिंग सीखते हैं तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहता है। देखो, कैरियर अपॉर्चुनिटी एक एथिकल हैकिंग में बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर हम सबसे पहले, अगर मैं कुछ पॉइंट को इसमें नोट डाउन किया हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट को नोट डाउन किया हूँ, कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किया हूँ, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है पेन टेस्टर। हर कंपनी या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर लोग क्या करते हैं ना, पेन टेस्टर को हायर करते हैं। ये जो है ना, सबसे फेमस कैरियर पाथ है, जो कि पेन टेस्टर कंपनी के सिस्टम पर सिमुलेटेड साइबर अटैक करते हैं, और जो भी, और उनकी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिटी करके रिपोर्ट देते हैं।
ये रोल ज़्यादा टेक्निकल होता है, जिससे एक्सप्लॉयट फ्रेमवर्क, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग और नेटवर्किंग टेस्टिंग का आता है, मोस्टली इसमें आता है। उसके बाद जो आता है एसओसी एनालिटिक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इसमें क्या होता है ना, एसओसी जो होता है 24 आवर इंटू 7, मतलब पूरा 24 आवर्स एक टीम बैठता है, पूरा 24 आवर्स उस पर्टिकुलर नेटवर्क को मॉनिटर करता है, और कंपनी के नेटवर्क और सर्वर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं ये लोग। और एसओसी एनालिटिक्स ऑल्सो, अगर बोले कि मेन काम होता है जो अलर्ट, जितना भी अलर्ट आता है एनालाइज करना और सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करना और इंसिडेंट्स रेस्पॉन्स करना है। और ये रोल बिगिनर के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट है। जो एसओसी होता है ये बिगिनर के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद वीएपीटी आता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्पेशलिस्ट। ठीक है, वीएपीटी बोलते हैं इसको, भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, प्रोफेशनल ऑटोमेटेड स्कैनर, बहुत सारे ऑटोमेटेड स्कैनर होता है। और जैसे कि बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड स्कैनर बहुत सारे क्या क्या है, नेसस है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो ऑटोमेटिक स्कैन करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक स्कैनर और मैनुअल मेथड को भी का यूज करके सिस्टम के एक्सप्लोरेशन को टेक करते हैं। और बाकी जो वल्नरेबिलिटी का डॉक्यूमेंट करते हैं और उनकी रिस्क लेवल को समझते हैं, और हाई मीडियम लो में डिसाइड करते हैं कि कौन सा हाई लेवल का अटैक है, क्या है उसको सारे वही जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्पेशलिस्ट जो होते हैं ये लोग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनी को कंसल्टेंसी का जरूरत पड़ता है कि साइबर सिक्योरिटी में मतलब उनको क्या करना चाहिए, मतलब गाइड करना, एक प्रकार का गाइड करना, कंपनी को एक गाइड करते हैं कि आपको ये वाला काम करोगे तो आपको ये रिस्क मिल सकता है और ये करने से ये मिल सकता है, तो एक गाइड की तरह वो कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बग बग बाउंटी हंटर जो होते हैं, बग हंटर मोस्टली एक फ्रीलांसर की तरह और इंडिपेंडेंट की तरह ये काम करते हैं, जो भी बग हंटर होते हैं। और इसका जो कैरियर पाथ भी होता है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि हैकर वन हुआ, क्राउड प्रो हुआ। इसमें क्या है ना, कंपनी अपने प्रोग्राम लॉन्च करती है और एथिकल हैकर बग जो है बग उसमें फाइंड करके बग ढूंढकर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। और इसमें क्या है ना, बाउंट मिलता है, कुछ बाउंट मतलब रिवार्ड मनी कुछ मिलता है, जो कि कुछ मतलब बहुत अच्छा खासे में रिवार्ड मनी मिलता है। उसके बाद आता है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। जब साइबर क्राइम या डेटा ब्रीच होता है तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं लॉग एनालिसिस करते हैं और एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और लीगल केस में सपोर्ट करते हैं। और इसी रोल के लिए क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन और माइंडसेट और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें गवर्नमेंट एंटिटी हो गया, प्राइवेट हो गया, हर तरह का एंटिटी में जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं ये लोग जो होते हैं हर टीम में रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं। और अदर में अगर हम देखेंगे अदर रोल में क्या क्या आता है, रेड टीम, ब्लू टीम, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सारे अदर रोल बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे रोल्स है। बट अभी के लिए जैसे हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है उसको ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया हूँ। रेड टीम हो गया, ब्लू टीम हो गया और क्लाउड सिक्योरिटी हो गया। अभी की स्थिति में तो क्लाउड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डिमांड में है कि आप देख सकते हो हर चीज क्लाउड पे स्टोर होता है, डेटा, हर डेटा को क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी ये हो जाता है। तो उसके बाद आता है कि टॉप टूल्स यूज इन एथिकल हैकिंग। जो एथिकल हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकिंग जो करते हैं वो मोस्टली कौन सा टूल्स यूज करते हैं। अभी इसको मैं आपको एनमैप के बारे में बताया था कि एनमैप एक नेटवर्क स्कैनिंग और ओपन पोर्ट डिस्कवर होता है। ये एक मान के चलो ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कैनर टूल्स है
और इसका यूज सिस्टम के ओपन पोर्ट और रनिंग सर्विस आइडेंटिटी करने के लिए ही होता है। और मान लो कि एग्जाम्पल की तरह अगर आपका पोर्ट 22 ओपन है तो समझ जा सकता है कि SSH सर्विस जो है जो 22 पोर्ट है हमारा जो है एस एस एच ये जो पोर्ट होता है इस पोर्ट में रन होता है 22 पोर्ट जो है इसी SSH पोर्ट के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, अगर आपका 22 पोर्ट ओपन है इसका मतलब ये वाला सर्विस जो है आपका ओपन है। तो हैकर क्या करेगा ना, उसी की तरह एक्सप्लॉइट बनाएगा और आपका सिस्टम में अटैक करेगा कि जो भी पोर्ट ओपन है हम उसी पोर्ट में ही अटैक करेंगे, ना कि पोर्ट ओपन नहीं है तो हम वहां पे अटैक करें। मान के चलो पोर्ट पोर्ट किसको बोलते हैं अगर मैं आपको बताऊंगा, PORT। ठीक है, पोर्ट का मतलब होता है PORT। ऐसा हो सकता है मेरा जुबान थोड़ा सा आपको ये लग सकते हैं, PORT ये होता है पोर्ट। इस पोर्ट का मतलब क्या है, अगर पोर्ट को मान के चलो कि ये दरवाजा की तरह होता है। अगर आप किसी रूम पे रहते हो, अगर आपका रूम का दरवाजा खुला है, दरवाजा का मतलब पोर्ट ही मान के चलो, रूम का दरवाजा अगर आपका खुला है तो कोई भी घुस जाएगा, इजीली आके कोई भी घुस जाएगा। अगर आपका दरवाजा बंद है तो आपको क्या होगा ना, फिर कोई भी हैकर होगा या मान लो कि चलो बाहर से कोई चोर आएगा तो उसको आपका दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ आपका दरवाजा तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। अगर आपका दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी इजीली घुस जाएगा। तो पोर्ट इसी तरह का जो है, हम एनमैप में अगर स्कैन करते हैं किसी भी नेटवर्क को तो कौन सा पोर्ट खुला है, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है उसका एक वेबसाइट है, उसको आप अगर एनमैप में स्कैन करते हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी में मतलब उस वेबसाइट में जो भी सर्विस है जो भी नेटवर्क है उसका कौन सा पोर्ट खुला है, मतलब उसका कौन सा दरवाजा खुला है। जहां पे दरवाजा खुला है आप वहां से एंट्री मारने की कोशिश करोगे, उसका सर्वर के अंदर घुसने की, मतलब उसका घर के अंदर घुसने के लिए आप कोशिश करोगे। अगर आपको पोर्ट ही पता नहीं है कि कौन सा पोर्ट ओपन है तो आप कैसे, मान लो कोई पोर्ट ऑलरेडी क्लोज है, आप वहां पे हथौड़ा मारोगे तो आप वहां पे फंस सकते हो, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो दरवाजा बंद है। दरवाजा को तोड़ोगे बहुत टाइम लग सकता है, या दरवाजा तोड़ने से पहले उसके अंदर जो है वो जाग जाएगा और आपको आके पकड़ लेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एनमैप को बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओएसआर क्या है, ओएसआर एक पॉकेट कैप्चरिंग और ट्रैफिक एनालाइज टूल्स है। ये एक जैसे कि मान के चलो अगर आप लाइव नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करके एनालाइज भी कर सकते हो। इसमें समझ में ये है कि जैसे अगर आपको समझाऊं, मान लो कि एक हैकर नेटवर्क स्निफिंग करके सेंसिटिव डेटा और पासवर्ड सेंसर को कैप्चर कर सकता है, ये कैप्चर कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि भाई ये स्निफिंग क्या है, नेटवर्क स्निफिंग क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, आपको पहले अभी समझना पड़ेगा वो क्या है। मान के चलो आपका एक बैंक का डेटा है, ठीक है, आपको मान लो नेट बैंकिंग आप यूज करते हो, नेट बैंकिंग यूज करते हो, आपका घर पे वाईफाई लगा है, और अभी आपका पर्टिकुलर जो है SBI हुआ या कोई भी नेट बैंकिंग को ओपन कर रहे हो, तो आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट हो, तो आप जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो आपका वाईफाई से एक्सेस कर रहे हो, और आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप SBI को नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा ना, जो नेट बैंकिंग है जब आप ओपन करोगे तो नेट बैंकिंग क्या है ना, जैसे कि आप SBI.com को या जो .co.in को एक्सेस करोगे तो वो क्या है ना, वो तो नेटवर्क में है, कहीं दूसरे जगह पे होस्टेड है। तो अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो आपका जो नेटवर्क है आपका तो राउटर होते हुए जाएगा ना, जैसे आपके राउटर होते हुए जाएगा दूसरे SBI का सर्वर में, फिर वहां से रिक्वेस्ट लाके आपको देगा, आपने जो रिक्वेस्ट है उसको भेजा होगा। ठीक है, इसको आगे भी पूरा क्लियरली बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए बस एक हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, मान के चलो कि आपके नेटवर्क में कोई दूसरा पर्सन जुड़ा है और वो अपना वायरशार्क मशीन को जो भी टूल्स है उसको ओपन किया है, तो वो क्या करेगा ना, आप कौन सा साइट को वेबसाइट को विजिट कर रहे हो,
आप उस वेबसाइट में पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या क्या कांड कर रहे हो वो सब वहां से मॉनिटर कर सकता है। आप कौन सा साइट विजिट किए, क्या किए, वो देख सकता है अपने टूल्स के माध्यम से। बट वो आपका नेटवर्क में जोड़ना उसको जरूरी होता है। बट फिर भी किसी का भी वाईफाई में नेटवर्क में जोड़ना बहुत इजी होता है। अभी वाईफाई वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करना बहुत इजी हो गया है। ठीक है। तो वो क्या है ना, इसको हम ओएसआर के माध्यम से कर सकते हैं। आगे भी अभी हम जानेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उसके आता है कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये एक एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क है जो भी कंट्रोल लैब और अटैक की तरह एक्सप्लॉइट परफॉर्म करने के लिए ही यूज होता है। और इसमें जो है मॉड्यूल जो है वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए रेडीमेड स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं ये। और एथिकल हैकर इसको इससे एक्सप्लॉइट समझने और डिफेंड प्लान बनाने के लिए है इसको यूज करते हैं। अगर मोटा मोटी चले तो इसमें क्या है ना, रेडीमेड वल्नरेबिलिटी जो मिलता है उसका एक्सप्लॉइट टूल्स बहुत सारे मिल जाता है। मतलब आपको अगर किसी को हैक करना है तो अगर वायरस आपको खुद कोड करके नहीं लिखना है। मेटास्प्लॉइट क्या है ना, पहले से रेडीमेड कुछ वायरस बना के रखा हुआ है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो उसको हम किस तरह का यूज करेंगे, आगे कैसे यूज करेंगे, उसको भी हम जानेंगे। वर्ब स्विट में अगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ब स्विट में क्या होता है ना, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग होता है। ये एक बहुत पावरफुल वेब टेस्टिंग टूल्स है। इसको मोस्टली सारे लोग यूज करते हैं। जितने भी एथिकल हैकर है, बग बाउंटी हंटर है, वो सारे वर्ब स्विट को यूज करते हैं। और आगे भी हम जानेंगे किस तरह का हम यूज करेंगे इसको। डब्ल्यूपी जापा एक ओपन सोर्स टूल से, इसमें भी हम ओपनली कोई भी वर्नरेबिलिटी को ऑटोमेटिक स्कैनिंग करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और जॉन द रैपर और हैचकैट। जॉन अगर सॉरी, ओके। तो अभी के लिए तो वो चला गया, अभी हम उसको भी ये करेंगे। तो अभी हमारा क्या है ना, डिफेंस, फेस डिफेंस। इसमें क्या है ना, आता है आपको डिफेंड करना। ठीक है। मतलब डिफेंड को मतलब आता है, पहला ऑप्शन आता है क्या ना, प्रिवेंशन मतलब रोकना। कोई चीज को आप रोकते हो। मतलब सबसे पहले फोकस होता है कि अटैक अटैक होने ही ना दे। मान लो कि आपको कोई मार रहा है, कोई पत्थर मारा तो आप आगे कुछ रख दिया, मतलब पहले से रोक दो उसको। या मारने से पहले रोक दो, या अगर मारा तो आगे कुछ रख दो, ढाल दीवार बना दो आपके सामने एक। कोई भी आएगा तो दीवार में लगेगा। ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसी और फायरवॉल अपडेट होता है, एंटीवायरस, रेगुलर पैचिंग, और जो और एम्प्लॉय अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसमें बहुत सारे इसमें आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी और टू फैक्टर ऑथेंटिकेट इनेबल करना है। और ये सारे क्या होता है ना, प्रिवेंशन में आता है। और अगर डिटेक्शन में आता है तो पहचान, डिटेक्शन का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे डिटेक्शन मान के चलूँ तो इसका मतलब आता है पहचान। जैसे कि आईडी, आईपीएस, एसआईएम टूल्स और लॉग मॉनिटरिंग, ये सारे क्या होता है ना, डिटेक्शन में आता है। और इस अगर हम रेस्पॉन्स में आता है तो इंसिडेंट्स हैंडल, कमेंटमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारे क्या होता है ना, रिस्पॉन्स। रिकवरी में चाहो तो सिस्टम रिस्टोरिंग, डेटा बैकअप, ये सारे क्या होना, रिस्टोर में आता है। तो इसको भी हम आगे जाके जानेंगे कि इसको पर्टिकुलर, इसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ अभी के लिए आपको सिर्फ समझा सकूंगा कि ये क्या चीज है। तो हम डिटेक्शन में था। डिटेक्शन है कि क्या है ना, प्रिवेंशन के बाद भी कुछ बच जाता है तो उसको क्या है ना, हम आईडी, आईपीएस, आईडीएस मतलब जो भी इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम हो गया,
ये सारे क्या है ना, बहुत सारे टूल्स होता है, जैसे कि SIM टूल्स हम मान के चलो इसमें है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, इसमें स्प्लॉन्क हो गया, ईडर हो गया, और IBM का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, और गूगल का है। ये बहुत सारे टूल्स है, मॉनिटरिंग टूल्स है, जो कि आप SIM टूल्स में उसको यूज कर सकते हो। तो हम भी उस टूल्स के बारे में बातें करेंगे, और उस टूल्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। लीगल एंड एथिकल क्या होता है? जो भी लीगल और एथिकल का मतलब क्या होता है? देखो, एथिकल हैकिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो होता है लॉ और एथिक। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो टेक्निकल नॉलेज डेंजर हो सकता है, अब सभी को पता है। तो फर्स्ट है परमिशन, फास्ट होता है। एथिकल हैकिंग जो है हमेशा परमिशन बेस होता है। अगर आपको सिस्टम टेस्ट करने से पहले रिटिन राइटिंग में अप्रूवल लेना ही चाहिए क्लाइंट से। अगर मान लो किसी क्लाइंट के लिए आप किसी प्रकार का टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो, तो वहां से लिखित में, राइटिंग में परमिशन ले लीजिए। क्योंकि बिना परमिशन के किया गया टेस्ट भी इलीगल हैकिंग के अंडर में आता है। तो आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जब भी कोई वर्नेबिलिटी मिले तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है, एथिकल हैकर का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसे डायरेक्टली पब्लिक नहीं करते हैं। उसको कभी भी आप डायरेक्टली पब्लिकली आपको नहीं करना चाहिए। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्राइवेटली नोटिफाई करो, और उन्हें पैच फिक्स कैसे की तरह उस बॉक्स को फिक्स के लिए फिक्स किया जा सके, उसको भी आपको बताना पड़े, बता के उनको बताना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी एथिकल हैकर। फिक्स होने के बाद ही वर्नेबिलिटी को शेयर करो। जैसे ही आपको मान लो कि किसी साइड में वर्नेबिलिटी मिलता है, उस वर्नेबिलिटी फिक्स होने के बाद जाके आप सोशल मीडिया या कहीं पे भी उसको ये कर सकते हो। तो अगर इंडियन IT लॉ के बारे में हम बात करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंडियन IT लॉ एक्ट 2200, ठीक है, 2000। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का लीगल फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना हुआ है। ये ऑथराइज एक्सेस और डेटा थीप और फिशिंग आइडेंटिटी, जैसे थीप हो गया, और क्राइम के लिए जो है पेनल्टी डिफाइन करता है। ये वाला लॉ जो है पेनल्टी डिफाइन करता है। और एथिकल हैकर को एक्ट के क्लासिफिकेशन समझना जो बहुत जरूरी होता है, कि एक्ट क्या होता है, कहाँ पे लागू होता है। वो सारे एक एथिकल हैकर को जानना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा ग्लोबल लॉ जो है वो भी होता है, जैसे या US का डेटा प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारे जो लॉ है, लॉ होता है। अब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आता है ना, एथिकल हैकर हमेशा एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, जैसे कि इंटीग्रेट या हनेस्ट रहना, या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने पास ही सेफ रखना, ना कि उतना आसानी से पब्लिश कर देना। ये बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट करता है एथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर में। और एथिकल हैकर हमेशा कंपनी या समाज की भलाई के लिए ही काम करता है, और बाकी जितने ब्लैक हैट हैकर होगा, ग्रे हैट हैकर होगा, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है किसी प्रकार का ये में। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि फ्यूचर ऑफ एथिकल हैकर और कैरियर पाथ। अगर मैं एथिकल हैकिंग में कैरियर या फ्यूचर के बारे में बात करना चाहूंगा, तो उसमें जो होता है आपका कि कैरियर पाथ क्या रहेगा और आपका फ्यूचर इसमें कितना स्ट्रांग है। तो देखो, जो अभी के स्थिति में आज से नेक्स्ट 10 से 15 साल तक जो एथिकल हैकिंग का ये रहेगा, मतलब इसका हाई डिमांड रहेगा इसमें। और हाई इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट, सारे में साइबर अटैक का टारगेट है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में वर्कफोर्स शॉर्टेज है। ऑलरेडी अभी की स्थिति में 3 मिलियन प्रोफेशनल का शॉर्टेज मार्केट में है, जो कि नीड है। और प्रोफेशनल तभी आएंगे जब फ्रेशर बहुत सारे जगह पे काम करने के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अभी की स्थिति में AI और ऑटोमेशन जो है
वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे अटैक ऑटोमेटिक कर देता है। मतलब एआई टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके द्वारा आप साइबर अटैक को बहुत इजीली प्रिफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए भी एथिकल हैकिंग का बहुत जरूरी होता है। और एक होता है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी एवरीथिंग, कोई भी चीज आप ढूंढ लो, हर चीज क्लाउड में लोग रखना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजीली एक्सेसिबल रहता है, कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसका सिक्योरिटी क्या भी बहुत सारे ये बढ़ चुका है ऑलरेडी। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लाउड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर में आपका आईओटी स्मार्ट आ गया और स्मार्ट सर्विस आ गया, जैसे कि आपका ईयरफोन हो गया, बहुत सारे आईओटी डिवाइस हो गया, कार में लगता है बहुत सारे आईओटी डिवाइस। तो उसका सिक्योरिटी के लिए भी एथिकल हैकर का जरूरी पड़ता है। बग बाउंटिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म कैरियर अगर हम मान के चले तो रेड टीम मेंबर हो गया, ब्लू टीम मेंबर हो गया, ये और जो है पर्पल टीम हो गया, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो गया, सीआईए सब हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की डिमांड बहुत ज्यादा ऑलरेडी अभी की स्थिति में बढ़ चुका है। ठीक है, अगर हम कैरियर के लिए सोचे तो एथिकल हैकिंग बहुत हाई डिमांड में अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। अगर हम पॉपुलर सर्टिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे मोस्टली जो पॉपुलर सर्टिफिकेशन होता है वो होता है सीईए, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का जो हैकिंग का जो सर्टिफिकेशन है। ये सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेशन होता है, जो कि इसी काउंसिल द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और जो ये होता है, ये सबसे कोई भी एथिकल हैकिंग का हैकर का पहला चरण होता है कि उसके पास सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का हैकर का सर्टिफिकेशन है। ये एक लाइसेंस होता है, एक प्रकार का लाइसेंस होता है। और होता है उसके बाद ऑफसेस, ऑफसेस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोफेशनल, ये भी बहुत अभी के स्थिति में बहुत फेमस है। और ये हाई मान के चलो रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेशन है। इसका एग्जाम जो है 24 आवर्स रहता है। हैंड ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग चैलेंज होता है। और कैंडिडेट को रियल मशीन हैक करके रिपोर्ट लिखनी होती है, तब जाके आपको ये वाला है मिलता है। जो ऑफसेस रहता है, टारगेटिंग रहता है, ट्राई हेड और मेटा लैब जो है जिस तरह का है उसको ही ये करते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट सिक्योरिटी प्लस प्लस रहता है, इसमें भी ये बिगिनर के लिए सही रहता है। और एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेट के लिए वेंडर नेचुरली इस सर्टिफिकेट को डिमांड करते हैं। ठीक है। और जो CISSP रहता है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है। इसमें एडवांस से लेके मैनेजरियल मटेरियल टेक्निकल एक्सपर्ट तक क्या है ना, इसमें रहता है। और एक रहता है CISM सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है ना, जो भी ISA CA इशू करता है, इस वाले सर्टिफिकेट को ISCA इशू करता है। कौन सा वाला ना, ये वाला सर्टिफिकेट को ISACA, ये एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये वाला सर्टिफिकेट को वो ये करता है, मतलब अप्रूव दिलवाता है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका अप्रूवल जरूरी होता है, मतलब ये वाला अप्रूवल ही उसमें होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से भी वो आपने सर्टिफिकेट ले लिया कोई भी इंस्टीट्यूट से, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर हर सर्टिफिकेट के लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो कि वो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करते हैं, लाइसेंस को प्रोवाइड करते हैं। और अदर में अगर हम जाएंगे तो इजिप्ट हो गया, ई लर्निंग सिक्योरिटी जूनियर पेन टेस्टिंग हो गया, टेस्टर हो गया, जी पेन हो गया, GIC पेन टेस्टिंग हो गया, CHFI हो गया, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, जो कि इनसी काउंसिलिंग प्रोवाइड करता है। क्लाउड सिक्योरिटी हो गया। ये सारे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो है सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इस सभी में से कोई एक सर्टिफिकेशन आपके पास जरूरी होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए है एथिकल हैकिंग और कॉम्पैक्ट का सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन। ये दोनों आपके लिए बिगिनर के लिए सही रहता है। उसके बाद आता है कि कोर्स रिकैप जो है आज के ये में हम जो भी पढ़े उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि हमने एथिकल हैकिंग और लीगल हैकिंग के बारे में जाने आज के टॉपिक में,
कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। और फेज ऑफ हैकिंग के बारे में अगर जानने की, वो किस तरह का फेज ऑफ हैकिंग किसको बोलते हैं और कहाँ का यूज होता है, स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको स्किल रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर मैं कॉमन टूल्स जानूँ तो कॉमन टूल्स के बारे में भी हमने नोट किया। और लीगल और एथिकल बाउंड्री के बारे में भी यहाँ पे जाने हम। और कैरियर ग्रोथ क्या रहेगा और क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेगा उसके बारे में भी हम जाने। तो आज के जो वीडियो था हमारा, ये था हमारा एथिकल हैकिंग के बारे में। और इस वीडियो में आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भी डाउट होगा कि फंडामेंटल क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, ये जो प्रॉपर पूरा रोड मैप है आपको इसमें मिल गया। आप इसको अगर फॉलो करते हो तो आप एक एथिकल हैकर, बहुत अच्छा एथिकल हैकर बन सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही था। तो वीडियो अगर